है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे आज इकाई 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो भारतीय इतिहास की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। आज हमने बिना देरी के इस प्रश्न को इसलिए शुरुआत करी है कि बहुत सारी बातें हम बीच में बताएंगे आपको, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप बने रहते हैं, हम जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। दोस्तों, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने प्रारंभ से ही बताया है कि मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ता हूं जिससे कि आपका समय बचे। तो इसमें जो 4 ऑप्शन हैं उसमें जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वह जौ, जो ऑप्शन सी है वह सही है, क्योंकि जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेडिटेरेनियन सी से नियर ईस्ट, यानी कि जो आपका भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित भागों से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उससे यह पता चलता है कि 8000 BC 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है जौ के प्रयोग पाए गए हैं, प्रयोग होते हुए देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त उसी समय के समकालीन में गेहूं भी दृष्टिगत होता है, लेकिन जौ प्रथमतः रहा है। इस तरह से जौ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह जो इकाई है, जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, जो प्रमुख विशेषताएं दी गई है, आपको हम बता दें, इसमें पूरी इतिहास को आपको अवलोकन नहीं करना है। इसमें सिर्फ उन्हीं इतिहास को जानना है जो हमारी भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं, जो हमारे विरासत हैं, जो विरासत हमारे पूरी तरह से पूरे विश्व में छाए हुए हैं, जिसको लेकर के हमारी ऐतिहासिक विरासत को लोग समृद्धता की नज़र से देखते हैं, उन्हीं को हमें जानना है। यह भीमबेटका भी उसी परंपरा का एक अंग है, जिसमें यह कहा गया है कि यह जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें गुफाओं के शैल चित्र भीमबेटका में मिले हैं, जो भोपाल के आसपास में है। और यह यूनेस्को जो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो विश्व विरासत सूची को बनाती है, उसमें भी यह सम्मिलित है, जिसमें कि बहुत सारे विभिन्न गुफाओं में बहुत सारे जीवन के पेंटिंग को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करी गई है, जिसका नाम बदल करके वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से है। और सिंधु घाटी सभ्यता में यह पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया करते थे। तो दोस्तों, बिना देरी की हम बता दें कि जितने भी अभी बर्तन और भांडे प्राप्त हुए हैं उसमें लाल रंग की प्रायोरिटी रही है, तो आप लाल रंग इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह थोड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सारे प्रश्न हैं, लेकिन अगला प्रश्न जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण इस मायने में है कि यह परंपरागत रूप से कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है। यह बात कर रहा है पोर्ट टाउन की। सिंधु घाटी सभ्यता के समय पोर्ट टाउन था, नहीं था, और था तो कौन था। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, लोथल दोस्तों जो गुजरात में है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से पोर्ट पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। इसमें से किस धातु का सर्वप्रथम मानव ने उपयोग किया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो साक्ष्य हमें मिले हैं अभी तक, उसमें तांबा जो है सर्वप्रथम मानव द्वारा उपयोग किया गया धातु माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह भी हमारी भारतीय संस्कृति को प्रस्फुटित करता है, प्रतिबिंबित करता है। और सबसे पुराना वेद कौन है। वेदों से आप अवगत हैं दोस्तों, और वेद जो है आयोग की परंपरा का प्रमुख अंग रहा है। 4 वेद हैं जिसको आप जानते हैं, और उसमें सबसे पुराना वेद जो है हमारा वह ऋग्वेद है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आप सब जानते हैं, लेकिन ऋग्वेद की बात है। और ऋग्वेद में अगला प्रश्न भी जो है वह एक बार आयोग में आ भी चुका है, यद्यपि उन्होंने इस प्रश्न का जो संकलन किया था वह सही नहीं था। इसमें कब पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। तो हम बता दें कि ऋग्वेद में स्तोत्र प्रार्थनाएं भरी पड़ी हैं, जिसमें कि कुल 1028 ऋचाएँ हैं दोस्तों, 1028, यानी ये जो है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्व अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। नचिकेता और यम का संवाद दोस्तों, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें
कठोपनिषद से नचिकेता और यम का संवाद उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी मृत्यु होती है, यह अजन्मा है, शाश्वत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह भी हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत से ही है, और वह यह है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दशावतार युद्ध की बात अक्सर की जाती है दोस्तों, और यह युद्ध जो है वह पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो डी इसका सही ऑप्शन है। यह 10 राजाओं का युद्ध था जिसमें भरतों के राजा सुदास ने अपनी विरोधी जातियों को हराया था, जो पुरुषणी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, जो आप जानते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। इसको मंत्र नहीं मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, और यह जो है ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में सम्मिलित है। अगला प्रश्न जो है वह है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। मान लीजिए पूज्य मंत्र किसमें है और रचना किसने की थी, तो इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यह सूर्य देवता को समर्पित मंत्र है, विश्वामित्र इसका सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न 13वां प्रश्न आ गया, पुराणों की संख्या कितनी है। हमारे जो शास्त्रों में पुराण बहुत महत्वपूर्णता रखते हैं, और पुराणों की संख्या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में बहुत महत्वपूर्ण पुराण हैं, जैसे मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो श्रीमद् भागवत गीता, जो कि गीता महाभारत का एक अंग है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, उसको संकलित किया गया है, और दोस्तों मौलिक रूप से यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये इसका सही जवाब है। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, अब जब आपकी तैयारी अपने चरम पे होगी, और अब जब आप अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, निश्चित तौर पर बढ़ रहे होंगे सकारात्मक होकर के। यद्यपि ये बातें तय है कि वैकेंसीज की संख्या को लेकर के बहुत सारे उहापोह की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, लेकिन मैंने कई बार आपको बताया है कि यू हैव नीड ऑफ ओनली 1 पोस्ट। यह सही है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभ्यर्थियों की संख्या मायने रखती है, लेकिन आपको सिर्फ 1 पोस्ट चाहिए। आप तल्लीनता के साथ निश्चित तौर पर लग चुके होंगे, इस ऐसी आशा ही नहीं वर्णपूर्ण विश्वास है। और दोस्तों हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उससे आपका यह पोर्शन इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि यह आप समझेंगे कि जीके जो आपके लिए परेशानी का सबब रहता था, कठिनाई का सबब रहता था, उस आपको एक आसान सा मार्ग नजर आता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात है इसकी महत्वपूर्णता से आप निश्चित तौर पर अवगत होंगे। मैंने कितनी बार कहा है कि जो भी अभ्यर्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए इन तथ्यों का कोई मायने नहीं है, उनके लिए बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे संवर्ग के अभ्यर्थी जिनसे भारतीय संस्कृति इतिहास से कभी पाला नहीं पड़ा, जिनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कभी पाला नहीं पड़ा, जिसको योजना आयोग और नीति आयोग से कभी पाला नहीं पड़ा, उनके लिए यह बड़ा ही कठिनता का विषय हो जाता है। और अंततः फाइनल सिलेक्शन में यह जो है आपकी सफलता की राहों को दुरूह कर देता है। मैंने कई लोगों ने हमसे कहा कि सर फाइनल हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो वहाँ पर पॉइंट में मामला चला जाता है। दोस्तों तो एक एक प्रश्न की बड़ी महत्वपूर्णता है, और आपका प्रयास है, और आप हमारे साथ अगर हैं तो निश्चित मान के चलिए कि राहें आसान होने वाली हैं। अंततः आप हमसे हमारे साथ जुड़े रहने का प्रयास कीजिए। हमने आपको एक सूचना और देनी थी कि कम्युनिटी चैट में हमारे आप अवलोकन करते रहिए, भ्रमण करते रहिए, वहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी कि हमारी अगली योजना क्या है। ऐसे भी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप थे, जो हमारे पीडीएफ और उस वीडियो स्क्रीन वीडियो से रिलेटेड जो ग्रुप थे वह सक्रिय हो चुके हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, तो आप उसको भी अवलोकित कर लीजिएगा। जो नंबर हमारा डिस्प्ले पर आता है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो, या अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया। दोस्तों ये सब बड़े ऐतिहासिक प्रश्न हैं, और इनका देखने में तो बड़े आसान लगते हैं, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सदैव जो है अपनी मानसिक पटल पर इसको पूर्ण रूपेण अंकित कर लीजिए। तो
सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। मुंडकोपनिषद जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, यह भारत के राज चिन्ह पर अंकित है। दोस्तों यह भारत के राज चिन्ह पर अंकित है, जो सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ है उससे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध भी आयोग के फेवरेट टॉपिकों में से रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा। इन सारी बातों को मैंने संकलित किया है या सम्मिलित किया है, वह आयोग के पैटर्न के बेस पर संकलित किया है, और इस तरह के 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला होगी हर एक टॉपिक से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको मैं गूगल मीट या जूम के माध्यम से या फिर अपने स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से जो PDF के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनको तो स्वाभाविक है कि प्रिविलेज मिल रहा है, लेकिन जो यूट्यूब पे हैं उनको भी बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, निरंतर मिलती रहनी चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। तो यहाँ कह रहा है बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों बुद्ध का जन्म जो है वह कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और ये शाक्य कुल के थे। इसको याद रखिएगा, यह शाक्य कुल के थे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न उनकी मृत्यु से है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। दोस्तों महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ 80 वर्ष की अवस्था में, जो 483 ईस्वी पूर्व में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, जिसको कि बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। अब अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो कुशीनगर ही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अलार कलाम कौन थे। तो हम आपको बता दें अलार कलाम जो थे यह बुद्ध के एक गुरु थे। प्रारंभिक अवस्था में महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे थे और उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी थी। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उन्होंने अब पहली बार जो कुछ सन्यासियों को जो उपदेश दिए थे, वह उपदेश कहाँ दिए थे यह भी प्रश्न आता है। तो पहली बार ऋषिपतन जो वर्तमान में सारनाथ वाराणसी है उसके निकट उस जगह पर दिया था, और 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने उस समय सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य में दिए थे, जो कि यहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है बी श्रावस्ती वह सही जवाब है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो हम आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में हुआ था। कनिष्क के राज्यकाल में, यानी कि सी जो है यह सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है। तो हम बता दें कि यह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु रहा है। डी जो है इसका सही जवाब है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया और इसको अपने उस उपदेश में शामिल किया था अष्टांग मार्ग संकल्पना में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है। दोस्तों त्रिपिटक जो है वह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों में से है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं, जिसमें विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम हैं और शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत वर्णित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है, बहुत जल्दी मैं इसके 30 प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त कर रहा हूँ। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। दोस्तों बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है और बुद्ध ने स्वयं इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो बौद्ध धर्म इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एशिया के ज्योतिपुंज के
तौर पर, ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? तो हम आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन एर्नॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। तो ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में जो संपन्न हुआ चतुर्थ बौद्ध संगति, उसमें जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया, और उसी काल के समय गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? तो माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह इन पर निर्भर है। तो यह इसके सही जवाब हुए नागार्जुन, ए इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह गुप्त काल में हुई थी। नालंदा एक प्रख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसका ध्वंसावशेष आज भी देखे जा सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हुआ वह हुआ गुप्त काल, क्योंकि इसको तथागत गुप्त, बुद्ध गुप्त ने दान दे करके बालदित्य गुप्त नामक इसको, इस बिहार को बहुत सारे दान दिए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और यह इसका आज का अंतिम प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही जवाब है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रहा है, और यहाँ पर अध्ययन करने के लिए बहुत सारे विदेश से भी लोग आते रहे, जिसमें कि ह्वेनसांग प्रमुख था। तो दोस्तों इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मैंने एक सिलसिलेवार ढंग से इसकी शुरुआत करी है, और आगे इस सिलसिले को हम कायम रखेंगे। तत्संबंधी नोट्स और जितने भी एंटायर आपके सिलेबस हैं उससे संबंधित नोट्स और वीडियोज लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो जो नंबर हमारे वीडियोज़ के माध्यम से डिस्प्ले हुए हैं आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।